हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स फाइव 360। और यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। इसके जस्ट पहले एक सीबीएसई के लिए वीडियो अपलोड हो चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि अकाउंटेंसी को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि अकाउंटेंसी में हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ठीक है, ये वीडियो स्पेशली एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए होने वाला है। तो एमपी बोर्ड का पेपर का पैटर्न कैसा होता है, कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर आएगा, और इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रहेंगे वो भी हम इसमें कवर करेंगे। और मैं आपको ज्यादा से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दूंगा यहीं पे। ठीक है, तो जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे बोर्ड एग्जाम में वो भी यहीं कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, बोर्ड एग्जाम का पैटर्न समझ लेते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा, कितनी थ्योरी आएगी, कितना न्यूमेरिकल आएंगे, वो सारी चीजें हम समझ लेते हैं। तो ये तो आपके पास एक ब्लूप्रिंट है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग बेसिक कंसेप्ट जो है वो 12 नंबर के आपके आएंगे। ठीक है, उसके बाद रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वो भी 12 नंबर का रहेगा। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डेथ ऑफ पार्टनर, ये 8 नंबर का रहेगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 4 नंबर का आपका होने वाला है। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल 16 नंबर का रहेगा। इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर और ये कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दोनों 8-8 नंबर के होंगे। अकाउंटिंग रेशियो आपका 4 नंबर का रहेगा और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका 8 नंबर का होने वाला है। ये तो हो गई एक बेसिक बात कि इतने इतने नंबर के आपके चैप्टर्स आने वाले हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं आपका पैटर्न किस तरीके का रहेगा और किस तरीके से हमें काम करना है। सबसे पहले हम देखते हैं 80 नंबर का आपका टोटल एग्जाम यहां पर होता है। इस 80 मार्क्स में से अगर हम देखें तो सबसे पहले तो 32 मार्क्स के तो आपके एमसीक्यू और वो वन वर्ड टाइप के आ जाते हैं। ठीक है, 1 मार्कर्स, तो हम एमसीक्यू ही लिख देते हैं यहाँ पे। 32 मार्क्स तो आपके यहां से कवर हो गए। फिर 2-2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे आपके। तो जो 2 नंबर के छोटे क्वेश्चन आएंगे वो आपके रहेंगे 20 नंबर के, है ना। तो 10 क्वेश्चन हम वो मान लेते हैं, तो 20 नंबर आपके यहां से कवर हो गए, 20 मार्क्स। भैया 20 मार्क्स तो आपके यही और 32 मार्क्स ये, अगर दोनों को हम मिला दें तो 52 मार्क्स तो आपके यही बनते हैं। मतलब अगर आप छोटी छोटी चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो 52 मार्क्स तो आपके यहीं से बनते हैं। एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ लेते हैं और ये जो 2 मार्कर्स होते हैं इनको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, मतलब बेसिक्स क्लियर है आपके, तो आपके 52 मार्क्स तो ये बन गए, सबसे पहली बात। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर रहेगा आपका इसका। तो देखिए यहां पर आपका 70-30 का रेशियो देखा जाता है। मतलब 70% आपकी थ्योरी रहेगी और 30% आपके न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, थ्योरी में बेसिक थ्योरी जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वही पूछे जाते हैं। तो मैं क्वेश्चन आपको यहां पर दे दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल में हम समझ लेते हैं कि न्यूमेरिकल में आपके कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सबसे पहले रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस जो है अप्रोप्रिएशन, वो आपको बनाना आना चाहिए, P&L अप्रोप्रिएशन। इसके बाद कैपिटल अकाउंट आपको आना चाहिए। उसके बाद रिवैल्यूएशन आना चाहिए। उसके बाद गुडविल, और रेशियो। बस इतने आपके न्यूमेरिकल से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से ही आपके न्यूमेरिकल मोस्टली देखने मिल जाते हैं। ठीक है, तो इतने फॉर्मेट आपको अच्छे तरीके से बनाने आने चाहिए। अगर किसी को नहीं आता हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, वहां से भी हम इसको कवर कर लेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उन सब पर अपन वीडियो बना लेंगे और एक ही वीडियो में इसको 1 शॉट में हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, है ना। आप नोट्स बना लीजिए, कॉपी निकालें और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, उसमें लिख लीजिए। ठीक है, मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए इसको। और इसके बाद अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर वाइज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जो आपका है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से बनेंगे लिख लीजिए इसको कॉपी में अपने साथ। ठीक है, ठीक है, तो यहां से मैं आपको 8 क्वेश्चन दे रहा हूं। इन 8 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? ठीक है, और पार्टनरशिप का एक्ट जो है 1932 का, उसको आपको पढ़ना है। और कौन सा सेक्शन? तो सेक्शन 4 को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप आपका हो गया।
ठीक है, ये फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप जो है पूछा ही जाता है, 90 to 100% ही चांसेस होते हैं कि आपसे पूछा जाएगा, राइट। उसके बाद व्हाट आर दी पार्टनर्स राइट, पार्टनर के राइट्स क्या क्या हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस को हम चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, तो थोड़ा साथ बने रहिएगा और इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। देन व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड, तो आपको पार्टनरशिप डीड अच्छे तरीके से आनी चाहिए कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ठीक है। उसके बाद प्रोविजंस इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो जब पार्टनरशिप डीड हम नहीं बनाते हैं तो हम कौन से प्रोविजंस को फॉलो करते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे तरीके से कर लेना इसको। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है, तो मैं इसको यहीं लिख देता हूं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ये आपसे पूछा जाएगा 100%, इसमें तो आप 2-3 स्टार बना लीजिए, ये तो पूछा ही जाता है कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है। एंड देन व्हाट डू यू मीन बाय गारंटी ऑफ पार्टनर या गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, एक ये आपका यहां से टॉपिक पूछा जाता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्वेश्चन हो गए चैप्टर 1 से। तो चैप्टर 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको एग्जाम में देखने ही मिलेंगे, ठीक है। और जब आप लोग एग्जाम देके आएंगे उसके बाद कमेंट करके बता देना वीडियो में कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आपको देखने मिले थे, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो यहां पर चैप्टर 2 की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। चैप्टर 2 से आपको सबसे पहले लिख लीजिए कि व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल। गुडविल से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला तो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा टाइप्स ऑफ गुडविल। कितने टाइप्स की गुडविल होती है, आपसे ये पूछा जाता है। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कौन कौन सी मेथड है गुडविल को कैलकुलेट करने की। ये आपको बताना है, ठीक है, अच्छे तरीके से आना चाहिए कि कौन कौन सी मेथड होती हैं। तो मैंने तो सॉल्व कराई है आपको, कौन कौन सी मेथड्स हैं उनसे हमने सबसे गुडविल निकाल के देखी है। आपको भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, उसकी थ्योरी भी पढ़नी है। थ्योरी में आपको बताना है कि कौन कौन सी मेथड्स होती हैं और कैसे हम उनसे गुडविल निकाल सकते हैं विद एग्जांपल, ठीक है। तो एक ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखिएगा सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो क्या है, ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। देन व्हाट डू यू मीन बाय एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं यही लिख देता हूं, आप अच्छे से नोट्स बना लेना इसके प्रॉपर। व्हाट डू यू मीन बाय एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर सर्कमस्टेंसेस ऑफ पार्टनर। पार्टनर के क्या सर्कमस्टेंसेस होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद
व्हाट डू यू मीन बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट? अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के न्यूमेरिकल भी आने चाहिए आपको और थ्योरी भी आनी चाहिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले तो उसकी थ्योरी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए और उसी के साथ साथ इसके न्यूमेरिकल भी आने चाहिए, दोनों आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और राइट जर्नल एंट्री फॉर रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन की कभी कभी जर्नल भी वो पूछ लेता है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए जर्नल एंट्रीज किस तरीके से करी जाएंगी हमने पढ़ा है क्लास में, इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम चैप्टर 2, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम चैप्टर 3 पे चलते हैं। डन। अब हम चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ, देखते हैं कि चैप्टर 3 में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारी टीम ने लास्ट प्रीवियस बहुत सारे ईयर्स के आपके क्वेश्चन एनालाइज किए हैं, उसके बाद ये जो वीडियो है आपके लिए लाया गया है। और जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपको देखने मिल रहे हैं, ठीक है। और काफी सारे क्वेश्चंस, मतलब 90 to 95% आपको यहीं से देखने मिल जाएंगे, ठीक है। तो चैप्टर 3 हम देख लेते हैं कि चैप्टर 3 में कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सबसे पहले मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, व्हाट डू यू मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, ये सब हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वही सर्कमस्टेंसेस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो कब पार्टनर रिटायर होगा, ठीक है, तो वो भी हमें करना है। है ना, इसका मतलब समझ गया ना कि कौन कौन सी कंडीशंस में पार्टनर जो है वो रिटायर हो सकता है, तो वो हमें बताना है अच्छे तरीके से। और एक्सप्लेन द मेथड ऑफ पेमेंट फॉर रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी मेथड ऑफ पेमेंट एक्सप्लेन करना है, किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर से आप क्या समझते हो, और एग्जीक्यूटर कौन होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूटर या एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है। तो चैप्टर 3 में इतना ही है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए कॉपी में अच्छे तरीके से। तो ये आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर 3 से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। अब हम चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ। आई होप कि आप लोग लिख रहे होगे, कॉपी पेन लेके बैठे होगे साथ में और सारे टॉपिक्स को लिख रहे होगे प्रॉपर्ली। स्क्रीनशॉट तो ऐसा है कि आज आप लोगे, कल को हो सकता है वो डिलीट हो जाए या नहीं देख पाओ, तो बेटर है कि कॉपी उठाना, पेन उठाना, लिखना उसको, ठीक है। चलिए अब चैप्टर 4 की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन चैप्टर 4 में, व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, आप पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन से क्या समझते हैं, तो इसकी थ्योरी, इसकी डेफिनेशन अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, एक्सप्लेन, कौन कौन सी चीजें एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। सबसे पहले डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, ठीक है। दूसरा, कंपल्सरी डिसोल्यूशन क्या होता है, तीसरा, डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, फोर्थ, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, ठीक है। तो ये चार आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि ये क्या होते हैं। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट क्या होता है, ऑन इवेंट क्या होता है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन क्या होता है और बाय एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। ये आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ये पहले भी कर चुके हैं, तो रियलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाते हैं, ठीक है। तो इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए हमारे 4 चैप्टर्स, यहां तक हमने कवर कर लिए। अब हम चलते हैं 5th चैप्टर पे, तो इसको लिख लीजिए, 5th पे चलते हैं हम, ठीक है।
चलिए, तो देखिए 5th और 6th चैप्टर जो आपके हैं, जो आपके चैप्टर 5 और 6 हैं, ये दोनों ही मिलाकर आपके 24 मार्क्स के आते हैं। तो इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट या कम इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं से पूछ लेता है। तो 5th और 6th दोनों चैप्टर आपको पूरे पूरे पढ़ने पड़ेंगे, कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 5th और 6th ये हमें पूरे पढ़ना है। थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, न्यूमेरिकल जो मैंने बताया वो बस कवर करना, बाकी थ्योरी इसकी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, 7th एंड 8th पे हम चलें अगर, चैप्टर 7 में सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है। उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है ये आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट बैलेंस शीट, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट आपसे पूछा जाएगा। यूजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या, कि क्या क्या ये कवर नहीं करता है, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या कमियां हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये हमें अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। ठीक है, तो बस इतना ही है। इसके अलावा टूल्स भी पूछे जाते हैं कि टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होंगे, तो टूल्स भी कर लेना। बस 1 2 3 4 5 6 ये 6 टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर 7 से, या क्वेश्चन ही कह लीजिए, 6 ही क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर 9 पे, क्योंकि देखिए 7 एंड 8 इसी में कवर हो गया, 7 और 8 ही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हम यहीं लिख देते हैं 7 एंड 8। लिख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 7th एंड 8th चैप्टर से आपको बहुत कम पढ़ना है, बट हाँ नंबर अच्छे आ जाते हैं यहां से। ठीक है, अब हम चलते हैं चैप्टर 9 के ऊपर। तो चैप्टर 9 में सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज 4 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, तो एक्सप्लेन लिख लीजिए, एक्सप्लेन 4 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। कौन से 4 टाइप के अकाउंटिंग रेशियोज होते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, मैंने आपको नोट्स भी दिए हैं और प्रॉपर कवर भी कराया था कि 4 टाइप के अकाउंटिंग रेशियोज होते हैं। ठीक है, तो आपको वो आना चाहिए। उसके बाद व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपीआर क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपीआर आपको आना चाहिए। करंट रेशियो क्या होता है, सीआर, करंट रेशियो क्या होता है वो आना चाहिए। व्हाट इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, एक बार बता देता हूं, जीपीआर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सीआर करंट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये तीनों लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट चैप्टर 10 पे हम चलते हैं। तो चैप्टर 10 से कौन सा इंपॉर्टेंट होगा देख लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर 10 की हम बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के। देन लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है,
लिमिटेशंस क्या है, कमियां क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, ये आपको बताना है। तो ये देखिए, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिए क्वेश्चन पेपर में, आपको ये रेगुलरिटी से आए हैं क्वेश्चन, कंसिस्टेंटली पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये दिए जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटेंसी के क्वेश्चन हैं, अच्छे तरीके से लिख के अच्छे तरीके से इनको प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना है, ठीक है। चलिए, लिमिटेशंस के बाद मीनिंग ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? देन डिफरेंस बिटवीन फंड फ्लो एंड कैश फ्लो। ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ कैश फ्लो एक्टिविटीज कौन सी हैं? ठीक है, तो 3 टाइप की कैश फ्लो एक्टिविटीज हमने कर रखी है कवर, उनके न्यूमेरिकल्स भी करे हैं, है ना। ऑपरेटिंग से आता है, इन्वेस्टिंग से आता है, फाइनेंशियल से आता है, हमने अच्छे तरीके से इसको कवर कर रखा है। और एक लास्ट क्वेश्चन और लिखना, एग्जांपल्स ऑफ कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। एग्जांपल्स ऑफ कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑल 3 एक्टिविटीज। एग्जांपल ऑफ कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो from all 3 activities। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, बस ये 7 जो क्वेश्चन हैं आपके या टॉपिक्स हैं, ये चैप्टर 10 से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपका, वो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आएगा, ठीक है। तो बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा आपको। काफी मेहनत लगी है हमारी टीम की एनालाइज करने में इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो कमेंट्स में बताइएगा, कोई और वीडियोस आपको स्पेशली चाहिए हो तो वो भी बताइएगा, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।